integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए कंटिन्यू रखते हैं। हम एसएससी 2013 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 50, देखो पढ़ो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अब्जॉर्ब एनर्जी टिल द ब्रेकिंग और रप्चर टेक प्लेस। ये कह रहा है, ये देखो, ये वैसे डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन का। इसका आंसर क्या होगा, ये कहाँ तक ये एनर्जी पूछ रहा है, मैं चलो आपको बता ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 50 याद रह जाएगा आपको। अगर ये देखिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम है माइल्ड स्टील का। अपन जानते हैं कुछ ऐसा आता है, फिर ऐसे कुछ ऐसे, फिर ऐसे कुछ करके मैंने रफ डायग्राम बनाया है ऐसे। यहाँ पे लगभग फेल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लगभग यहाँ तक आता ना, ये आता है प्रोपोर्शनल लिमिट, यहाँ तक करीब आता है इलास्टिक लिमिट, ये आ गई प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। मैं ए पॉइंट है वो अपना प्रोपोर्शनल लिमिट, बी पॉइंट है वो अपना इलास्टिक लिमिट, ठीक है। और ये यहीं पे ये अपना रप्चर पॉइंट, रप्चर, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक जो एनर्जी अब्जॉर्ब एनर्जी स्टोर होती है वो यहां तक, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजिलियंस, इसको रेजिलियंस बोलते हैं, ठीक है। वो इसको पर यूनिट बोल दें, पर यूनिट वॉल्यूम बोल दें तो उसको बोलते हैं MOR, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। सेम ही ये यहां तक हो जाए, रप्चर तक हो जाए, टोटल एनर्जी यहां तक, तो इसको क्या बोलते हैं, यही अपना क्वेश्चन पूछा है, वो अपना होता है टफनेस। तो पूरा यहां से लेके रप्चर का उसको बोलते हैं टफनेस, टफनेस, ठीक है। तो ये आपको अब डायग्राम से याद रहेगा। यहाँ ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो आ गया रेजिलियंस, और पूरा जो रप्चर पॉइंट तक हो तो एनर्जी जो ऑब्जर्व एनर्जी जो स्टोर एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, टफनेस, ठीक है। चलो तो आंसर आ गया 50 में बी। वैसे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आपको अब ये डायग्राम से याद रह जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ये पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर पर क्या होता है। अपन जानते हैं जो बेंडिंग मोमेंट है वो अपना साइन चेंज करता है, तो ऑप्शन देख लो, है ना, ये डेफिनेशन है इसकी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर की। तो ऑप्शन के अनुसार लास्ट आ रहा है बेंडिंग मोमेंट इज 0 एंड इट्स साइन चेंजेस। इसका साइन जो है चेंज होता है, तो आंसर आ गया 51 में डी। क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ो इसको। पूछा क्या है लास्ट में, पहले तो पूछा है थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी विकल्प पर आवर में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक तो ध्यान रखना आपको ना, जो फॉर्मूला जो भी याद हो उसमें यूनिट्स का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। ये ट्रैफिक का क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ते हैं अपन। तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, पहले पूरा पढ़ लेते हैं, है ना, यूनिट गलती ना हो। इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड द एवरेज लेंथ ऑफ ए व्हीकल आर 18 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली, देन द थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी विकल्प पर आवर में पूछा है वो, जबकि जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्यू मैक्सिमम पूछा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 100V/S। उसके कुछ फॉर्मूले और से भी बता रखा है बहुत सारी बुक्स में, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, ये याद रखो, यही फॉर्मूला लगभग सब जगह यूज होता है, ठीक है। ये हो जाता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला याद करो तो ये यूनिट साथ में याद रखो। इसकी यूनिट होती है व्हीकल पर आवर, ठीक है। ये क्या है, ये थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, थ्योरेटिकल मैक्सिमम, ये कैपेसिटी है थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है, मैक्सिमम लिख रखा है। और ये V है, ये अपना स्पीड है, ये होता है kmph में, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये होता है स्पेस हेडवे, स्पेस हेडवे, इसकी यूनिट होती है इसमें मीटर में, ठीक है। तो स्पेस हेडवे इसका ये होता है SSD प्लस लेंथ ऑफ व्हीकल। जो SSD अपन को दे रखी है, इसने स्टॉपिंग डिस्टेंस दे रखी है 18 मीटर प्लस लेंथ ये कितने दे रखी है, ये 6 मीटर, टोटल कितना हो गया 24 मीटर। अब क्या काम करना अपन को, जो स्पीड दे रखी है वो किस में दे रखी है, 10 मीटर, वो दे रखी है मीटर पर सेकंड में। स्पीड अपन को दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। अपन इसको kmph में रख दें, क्योंकि kmph में ही ये यूनिट में इसको अपन को पुट करना है और आंसर निकालना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। रख दो इसको 10 × 10⁻³ डिवाइड, ये कितना है, ये 36 kmph, ठीक है, ये 36 kmph।
इस वैल्यू को उसमें पुट कर दो, तो क्यू मैक्सिमम जो व्हीकल पर आवर में आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 36 डिवाइड बाई 24, ये कितना आ गया, ये 1.5 है, कितना आ गया 1500 आ गया आंसर। ये किसमें, व्हीकल पर आवर में। ऑप्शन देखो कौन सा है, ए आंसर आ गया इसमें, 52 में आंसर है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, कुछ नहीं है ना, इसके यूनिट याद रखना, आपको कोई गलती नहीं करनी है, यूनिट याद रखना है। ठीक है, यूनिट व्हीकल पर आवर ना, जो कैपेसिटी है, और जो अपने को स्पीड रखनी है वो रखनी है kmph में, और जो स्पेस हेडवे है वो रखना है मीटर में। ये यूनिट के साथ याद रखो। चलो, तो जो भी पुराने क्वेश्चन आए हुए ना, वो आप एक काम करो, वो तो बिल्कुल याद होने ही चाहिए। पुराने क्वेश्चन तो कम से कम आपके पूरे दोबारा से रिपीट हो जाए तो गलत होना नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या पूछा है इसने, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व। सुपर एलिवेशन में क्या होता है, पहले तो देखो, आगे अभी वही पूछेगा। सुपर एलिवेशन में क्या होता है, एक एज को क्या करते हैं, एक एज को वहीं रखा, और जो आउटसाइड वाला जो कर्व जो बना रहे ना, तो आउटर साइड वाला जो है ना सेंटर से, उसको क्या थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं, उसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन। ठीक है, उस एज को ऊपर उठा देते हैं, वो होता है सुपर एलिवेटेड कर्व। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो रोलिंग करते हैं, द रोलिंग शैल प्रोसीड फ्रॉम, वो कहाँ से कहाँ जाएगी, वो सेंटर से की साइड में जाएगी। ऑप्शन दे रखे हैं ऐसे कि वो इनर एज से या आउटर एज की तरफ है, आउटर एज से इनर एज की तरफ। तो इसमें लो एज से, जो इनर एज से आउटर एज, या लो एज को इसको इनर एज को इसने लो एज बोला है, लो एज टुवर्ड्स द अपर एज, ये आता है इसका आंसर। तो याद रखो, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ऐसा किया जाता है काम। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे है ये ऐसे काम किया जाता है। तो आंसर आ गया इसमें लो एज टुवर्ड्स द अपर एज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसने आर्सेनिक की परमिसिबल लिमिट्स पूछी हैं अकॉर्डिंग टू, एक कौन सी गाइडलाइन है, WHO की। देखो, द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर द गाइडलाइंस ऑफ WHO। तो ये आर्सेनिक के लिए, आर्सेनिक है ना, ये आर्सेनिक की लिमिट पूछी है, परमिसिबल लिमिट है वो WHO के। ठीक है, इसमें आप याद रखो, एक तो WHO की, WHO ड्रिंकिंग वाटर में है, उसमें इसने तो दी 0.01 मिलीग्राम पर लीटर हो चाहे ppm हो, ये एक यूनिट होती है ना, तो ये ppm इसने ppm में दे रखा ना, तो वही यूनिट है। ठीक है, तो अपना आंसर हो गया, ये थ्योरेटिकल बेस्ड का आंसर हो गया 54 में आंसर आ गया ए। ठीक है, लेकिन अपना जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड का था ना, वो है IS 10500 है ना, 2004 में था ये कोड, देख लेता हूँ 2004 में ही है ना ये कोड, हाँ 2004 का, ये ड्रिंकिंग वाटर का कोड है, ड्रिंकिंग वाटर। उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि लिमिट जो ना 0.05 मिलीग्राम पर लीटर तक भी चलेगा ना, या ppm सेम यूनिट है। यहाँ तक कि अगर अपन को अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं है तो यहाँ तक अपन अलाउ कर सकते हैं। तो ज़्यादा बताओ, ज़्यादा प्योर वाटर कौन सा है, मतलब प्योर की मात्रा कम कौन अलाउ कर रहा है, WHO कहता है कि आर्सेनिक कम रखो, और इंडियन वाला कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर अपने पास अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं है तो अपन इतना तक ये आर्सेनिक चलने देंगे ड्रिंक वाटर में। तो लेकिन ये ऐसा ही लैंग्वेज लिखी है कि अगर अल्टरनेट सोर्स अवेलेबल नहीं है तब कितना तक है इंडियन स्टैंडर्ड के कोड के। तो आपको याद रखना है दोनों, क्योंकि अभी इसने ये पूछा है, नेक्स्ट टाइम है ना आर्सेनिक के लिए ये पूछ सकता है कि इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग कितना है, तो होती है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, या ppm दोनों यूनिट सेम ही होती हैं, 10⁻⁻⁶ में ही होती है वो ना। तो ठीक हो, चलो 54 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द ट्रीटिंग रो सरफेस वाटर टू मेक इट पॉसिबल ड्रिंकिंग पर्पज। ड्रिंकिंग पर्पज के लिए है, देखो ड्रिंकिंग पर्पज में अपन को पता है, ये अपन को सीक्वेंस पूछ रहा है अभी ना, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अपन को एक चीज़ पता है, ड्रिंकिंग वाटर में जो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए जो अपन अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें लास्ट में क्या होगा, डिसइंफेक्शन लास्ट, सबसे लास्ट में होगा। तो ऑप्शन में मैच कर लो, अगर किसी में सबसे पहले तो डिसइंफेक्शन वाला ही देखो, तो A एंड D दोनों में डिसइंफेक्शन है ना, वो लास्ट में दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो वैसे कट गए, B और C तो कट गए। उसके बाद चेक करेंगे फिर दोनों में सही कौन सा है। तो पहला A देखते हैं क्या है, स्क्रीनिंग, उसके बाद बोल रहा है फिल्ट्रेशन, नहीं फिल्ट्रेशन नहीं होता है, स्क्रीनिंग, उसके बाद में डी आएगा इसमें आंसर सही, स्क्रीनिंग, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। तो आंसर 55 में है इसमें डी। क्यों नहीं आया ये आंसर इसमें ए, क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग के बाद में पहले फिल्ट्रेशन नहीं होगा, पहले ये होगा सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन के बाद में फिल्ट्रेशन होता है,
पहले फिल्ट्रेशन नहीं होता है। तो चलो, ये आपको सर ने पढ़ा दिया वैसे भी, इन्वायरमेंट है ना। ये SSJEE में है, राजस्थान JEE में नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पढ़ रखा हो तो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। ये क्वेश्चन है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का है। दो पॉपुलेशन ऑफ टाउन दे रखी है ना। ये डिकेड पे 10-10 साल बाद में दे रखी है वैल्यू डेटा अपने पास, ठीक है। अब ये पूछ रहा है द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एज पर जियोमेट्रिक मीन मेथड इन द, कौन से ईयर में पूछ रहा है ये 2009 में पूछा है, ठीक है। 2009 में क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन और 2012 में भी सेम क्वेश्चन आया था उसमें, और इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस है कि उसमें पूछा था अर्थमेटिक मीन, इसमें इसने पूछा है जियोमेट्रिक मीन, और कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम क्वेश्चन है ना, डेटा सेम है, आंसर क्वेश्चन सेम पूछा है ना। बस ये जो मेथड दूसरा लगा दिया। तो देखो, डेटा लगो और आंसर निकालो। डेटा है 1991, 2001। नेक्स्ट अपन से पूछा है, तो देखो 1981 में है 20, 21, 23। मैं इनको सबको 10⁴ कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, तो अपन को देखो जियोमेट्रिक मीन है ना, उसका फॉर्मूला बताओ पहले। तो जो पॉपुलेशन निकालेंगे वो क्या आएगा, P नोड 1 + R आता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। P नोड तो क्या ले लेंगे, ये वाला वैल्यू है ना, और जो R है वो कैसे निकालते हैं, R जो है वो रेट कैसे निकालते हैं, R निकालेंगे पहले सबका, इनका R निकालो। R क्या जाएगा, दोनों डिफरेंस कितना आएगा, 1 डिवाइड बाई 20 पे निकलेगा 100%, कितना आ गया 5%। नेक्स्ट है, इसमें क्या आएगा, डिफरेंस कितना है 2 डिवाइड बाई 2, ये अब इतना परसेंटेज, ये तो निकाल सकते हो, रेट तो निकाल सकते हो है ना, कितना चेंज हुआ, ये वैल्यू आ जाएगी कुछ 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और ये R जो होती है ना, ये निकलती है R जो है ये R1 R2 का अंडर रूट, ये दो रेट हैं, दोनों का डिफरेंस 2 है ना, तो इसलिए आ गई, ये आया एक हिसाब से, मैं आपको और अच्छे से लिखूँ, R1 × R2 की पावर 1/2, ठीक है। ये 3 डिफरेंस में आती, ये डिकेड में 3 डिकेड का ज़्यादा डेटा दिया होता, 3 अपने पास R आती, तो अपन क्या करते, R1 × R2 × R3 की पावर 1/3। तो जितनी भी आए ना, 2 है तो पावर 1/2, 3 है तो पावर 1/3, 4 है तो पावर 1/4, वैसे इसका पावर 1/n बन जाता है। तो अपना केस ये है, तो अपन इसमें रख देते हैं, तो यहाँ का डेटा रख दो, ठीक है, और R की वैल्यू निकाल लो परसेंटेज में, ठीक है। R की वैल्यू परसेंटेज में 6.9%, ठीक है, इसमें रख दो, तो इसमें आ जाएगा 23 × 10⁴ मल्टीप्लाई 1 + 6.9 डिवाइड बाई 100, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आता है, इसका आंसर 24, 58, 70 के आसपास नज़दीक आंसर आता है, जो कि अप्रोक्सीमेट आता है बी, जो बी आंसर जो है ना अपना, इसके अप्रोक्सीमेट आंसर वैल्यू देखो मैच कर रहा है, तो आंसर आ गया अपना 56 में बी। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, देखो लास्ट वाले 2012 में मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अगर आपको देखना है तो पुराने वीडियो जाके आप देख सकते हैं, 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बस इसमें उसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन मेथड से पूछा है, उसमें वहाँ पे पूछा था अर्थमेटिक मीन में। अर्थमेटिक मीन अपने P नोड × 1 + nx बार, ये किया था अपने फॉर्मूला, यहाँ पे अपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है। तो चलो पूरा सॉल्यूशन हो गया। तो आपको ये ऐसे ध्यान रखना, डेटा सेम डेटा पे अलग क्वेश्चन कैसे बन सकता है, समझ गए। तो दोनों मेथड अपने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पे भी क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा अपन से, ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज कैरिंग distributed load of 0 intensity or when support to linearly varying nature of a intensity W or the other support। अपन को पूछा है the shape of the BMD, ठीक है, ये कह रहा है 57 क्वेश्चन ऑफ 57, ये अपने पास है SSB, ठीक है। ये कह रहा है एक सपोर्ट पे इंटेंसिटी कितनी 0, दूसरे पे कितनी जा रही है, बढ़ते बढ़ते हो गई W, ये कह रहा है, ठीक है, ये हो गई W। अब पूछ रहा है कि इसमें जो BMD डायग्राम बनाएंगे इसका, तो उसकी शेप क्या होगी। तो मैं ये तो आपको समझ आया, मैं आपको क्या करता हूँ, आपको सिर्फ इसकी नहीं 2-4 एक साथ में बता देता हूँ। देखो
ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ एस एफ डी की शेप क्या होगी, ये बताऊंगा मैं बी एम डी की शेप क्या होगी। ये आप याद रखें, है ना। ये पहला है अपना पॉइंट लोड। पॉइंट लोड अगर आपने क्वेश्चन किए हैं इस पे और सर ने आपको सॉम अच्छे से पढ़ा दिया है ना, तो आपने देखा होगा, ऐसा ऑब्जर्व भी किया होगा, क्योंकि इसमें शेप क्या, एस एफ डी की शेप क्या आती है, बीएमडी की शेप क्या आती है। मैं डिफरेंट लोड ले रहा हूँ, ठीक है। यूडीएल, एक आ गया यूवीएल जो अपना केस दे रखा है, एक पे 0, एक साइड पे 0, दूसरे पे W और जो चेंज हो रहा है ना, यूवीएल बोलते हैं इसको। इसमें कैसी शेप आती है, इसमें क्या होता है, ये आता है जो ये कांस्टेंट होता है, ठीक है। एसएफडी जो है ना इस केस में कांस्टेंट, इसमें आता है ये बीएमडी आता है लीनियर, ठीक है। यूडीएल में एसएफडी आता है वो लीनियर, ठीक है। और जो बीएमडी जो आता है ना, आपने देखा ना बीएमडी ऐसे कुछ बनता है ना, WL²/8, तो ये आता है पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। इस केस में यूएल में एसएफडी आता है पैराबोला, पैराबोला, और ये बीएमडी आता है क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक पैराबोला। तो आप ये 3 मैंने, है ना, लोड बता दिए। उस केस में एसएफडी बीएमडी दोनों बता दिए, आपको सबकी शेप पता हो गई। क्वेश्चन इस पे किसी पे भी अब पूछा जा सकता है। अपन से एक क्वेश्चन पूछा है, ये वाला केस और ये वाला, ये आंसर क्या आ गया, क्यूबिक पैराबोला, आंसर आ गया सी, ठीक है। अपना आंसर आ गया 57 में सी। तो इनमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आपने देख लिया है, 6 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो ठीक है, याद रखना है इस टेबल को, छोटी सी टेबल है, ये याद रखना आपको। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ ए कोर सेक्शन फॉर ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन अंडर इसेंट्रिक लोडिंग ऑन ए कॉलम B/D। कॉलम अपने इसकी डायमेंशन है B, जो विड्थ है इसकी D जो है 2 डायमेंशन B/D की डायमेंशन है। अब ये कह रहा है इसेंट्रिक इस पे लोडिंग लगी हुई है, पूछ रहा है एक कोर बताओ, उसकी कोर है उसकी डायमेंशन बताओ, है ना, जहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव लोडिंग लगा हुआ। तो देखो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, ये है B कॉलम है, कॉलम का मैं क्रॉस सेक्शन बता रहा हूँ। B है इसकी ये डायमेंशन, D है इसकी ये डायमेंशन, ठीक है। इसमें कोर होता है, सेंट्रिक लोडिंग लगी हुई है इस पे, लेकिन ये कोर जो है वहां पे सिर्फ और सिर्फ, वहां पे सेंट्रिक लोडिंग नहीं है, वहां पे सिर्फ कंप्रेसिव लोडिंग ही होती है। तो इस कोर की जो अगर डायमेंशन बताऊं तो ये B/3, ये डायमेंशन बताऊं, ठीक है, और ये डायमेंशन बताऊं तो ये डायमेंशन है D/3। तो आपको आंसर, अपना आंसर यही पूछा है, ये स्कोर की डायमेंशन क्या होगी, स्कोर की होगी कोर सेक्शन की B/3 एंड D/3, B/3 D/3, ठीक है। आंसर अपना आ जाएगा B/3 एंड D/3, आंसर आ गया अपना 58 में D, ठीक है। लेकिन यही पूछे इसकी इसेंट्रिसिटी क्या है, इसेंट्रिसिटी होगी B/6 इस साइड में, इस साइड में D/6, तो इसेंट्रिसिटी हो जाती B/6 एंड D/6। और वही ये B और D इक्वल हो, मतलब जो अब तो रेक्टेंगुलर है ना, अगर B और D इक्वल हो मतलब स्क्वायर हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी, B और D सेम आ जाएगा, यहाँ B/3 यहाँ तो यहाँ भी B/3, समझ रहे हो ना आप, तो ये दोनों सेम हो जाएगी बात। चलो नेक्स्ट, ऐसे एक सर्कुलर शेप के लिए भी आता है, तो वो क्वेश्चन कभी आएगा तो बता दूंगा, वैसे आपको याद रखना है। उसमें आता है इसेंट्रिसिटी D/8 और जो कोर बनेगा वो D/8 मल्टीप्लाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना, सीधा सीधा हो जाता है D/4। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन है शेयर फोर्स एट द मिड स्पान पॉइंट D इन द फॉलोइंग बीम दे रखा है अपना, ठीक है। उसमें D पे अपने से शेयर फोर्स पूछा है। अब ये बताओ मुझे कि जो A से B के बीच में कोई लोड है, लोड है नहीं है ना, कोई लोड नहीं है सपोर्ट A से सपोर्ट B के बीच में, तो मतलब कि शेयर फोर्स को कोई चेंज नहीं करेगा, कोई लोड, कोई मतलब कोई लोड या कहने का मतलब कोई फोर्स नहीं है, तो वो शेयर फोर्स को चेंज नहीं करेगा। तो जो सपोर्ट A सपोर्ट पे सपोर्ट रिएक्शन जो आएगी ना, वो ही पूरे में शेयर फोर्स वही होगा। तो देखो ये कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं पूरा शेयर फोर्स बनाने की जरूरत है, एसएफडी बनाने की जरूरत मुझे नहीं है। ये L है, ठीक है, ये D पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ये A, ये B और ये C, ये मोमेंट इसने दे रखा है, ये L/2 डिस्टेंस पे, यही कह रहा है शायद ये, ठीक है, यही कह रहा है, ठीक है। अपन से पूछा है इस D पॉइंट पे शेयर फोर्स एट D,
ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसके बीच में कोई लोड है? नहीं है। तो यहाँ पे कोई लोड नहीं है, तो यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट रिएक्शन निकाल लूँ कुछ भी, तो यहाँ तक पूरे तक शीयर फोर्स सेम ही रहेगा, सही रहेगा ना। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन निकाल लो यहाँ की, और है ना बस वही वैल्यू यहाँ पे शीयर फोर्स आ जाएगा। देखो ये आर ए, ये आर बी, मैं क्या काम करूँ, मोमेंट एट बी जो है वो 0 कर दूँ, है ना। तो वो आंसर अपना आ जाएगा, आर ए निकाल लेंगे, आर ए मल्टीप्लाई बाई लेंथ कितनी है, एल, है ना। ये इसको इस तरफ मोमेंट मल्टीप्लाई करेगा, है ना, मोमेंट जो है इस डायरेक्शन में आएगा, प्लस एम, ये भी इसको इस तरह रोटेट करेगा, इक्वल टू 0। तो आर ए कितना आ जाएगा, आर ए इक्वल टू माइनस का एम बाई एल, डायरेक्शन है वो तो माइनस है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस नीचे की तरफ लग रहा है बस वो, ठीक है। ये एम बाई एल, ये अपन को मतलब नहीं है, तो इस डायरेक्शन में पूरा यहाँ तक शीयर फोर्स क्या आ जाएगा, एम बाई एल आ जाएगा, शीयर फोर्स आ गया एम बाई एल, क्योंकि माइनस प्लस कुछ दे नहीं रखा है ना, तो अपन को ये माइनस प्लस का अपन को मतलब ही नहीं है यहाँ पे। पूरा अगर कैलकुलेशन करते तो जरूरत पड़ती, फिलहाल अपन को ये दिमाग में लाना नहीं है। तो सिर्फ फोर्स कितना है, मैग्नीट्यूड देखना है, कितना आ रहा है, एम बाई एल, वैल्यू अपने रख दिया, आंसर आया अपना सी, ठीक है, समझ गए। 59 में सी। अपन को क्या करना है, सिर्फ सपोर्ट रिएक्शन निकालना है इस साइड का, इस साइड से करने आएंगे तो अपन को क्या करना है, मोमेंट ये शीयर फोर्स, तो अपन को ये भी देखना पड़ जाएगा। यहाँ पे वैसे शीयर फोर्स सेम ही है, पूरे में एक साइड में देखेंगे, किस साइड में देख लो, इस साइड से देख लो चाहे इस साइड से देख लो, तो एक ही बात है, तो अपने इस साइड से देख लिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा मोमेंट का अपन को कुछ ध्यान नहीं रखना है, सीधे सीधे आंसर आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ो। पूछा क्या है, पूछा अपन से, क्वेश्चन पढ़ लो पूरा। टू आइडेंटिकल सिंपली सपोर्टेड बीम, दो एसएसबी दे रखे हैं जिनका स्पान एल है, ठीक है। एक पे लग रहा है ना, दोनों पे इक्वल लोड लग रहा है डब्लू, ठीक है। एक पे लग रहा है जो कंसंट्रेटेड लोड है, ठीक है। दूसरे पे क्या कर रहा है, यूडीएल है ना, पूरे स्पान पे, लेकिन जो यूडीएल है ना वो जोड़ के पूरा है डब्लू। ये पूछ रहा है क्या द रेशियो ऑफ देयर मिड स्पान बेंडिंग मोमेंट विल बी, ये ठीक है। ये एसएसबी क्वेश्चन नंबर 60 की बात कर रहा हूं मैं। ये एसएसबी पहला केस, छोटा बना दो थोड़ा, एक दूसरा अपनों को ऐसा एसएसबी, दोनों लेंथ एल है, दोनों केस में इसमें भी लेंथ एल है, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ पे मिड स्पान पे डब्लू लग रहा है, ठीक है। इसने देखो दे रखा है, इसने कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, ठीक है। ये लोड लग रहा है इसके बीचों बीच डब्लू, एक पे इस पे लग रहा है यूडीएल लग रहा है, ठीक है। और यूडीएल जो है ना, ये लग रहा है टोटल लोड है ना, टोटल लोड है ये यहाँ तक का, वो है कैपिटल डब्लू, समझ गए। जनरली क्या अपन देखते हैं, देखो इसमें बताऊंगा आपको ना, इसमें जनरली अपन क्या देखते हैं, यूडीएल क्या लग रहा होता है, यूडीएल लग रहा होता है स्मॉल डब्लू किलोमीटर पर मीटर में, यूनिट ये होती है ना, ये है किलोमीटर में, मतलब इस केस में डब्लू इंटू एल इक्वल टू, ये क्या है डब्लू है, ये समझ गए। इसको अपने लेंथ से पूरे से मल्टीप्लाई किया तो ये कैपिटल डब्लू है, ऐसा कैसे है, समझ गए। ये चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। ऐसा है जो नॉर्मल केस अपन करते हैं ना, तो ये ऐसा है। इस केस में बेंडिंग मोमेंट बताओ, बेंडिंग मोमेंट इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसने क्या पूछा है ना, ये रेशियो मिड स्पान पे अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनता है इसका, ऐसे बनता है, मैं पूरा बता दूं आपको, ऐसे बनता है। ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है डब्लू एल वाई, कैपिटल डब्लू एल वाई 4, ठीक है। यहाँ की क्या होती है, ये होती है कुछ ऐसे, और ये वैल्यू क्या होती है डब्लू एल वाई के, ये मैं अलग साइड में लिख दूँ ताकि आपको ये ना हो। ये वैल्यू क्या होती है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, जहाँ डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, किलोमीटर पर मीटर में है, लेकिन अपन जानते हैं स्मॉल ये डब्ल्यू एल इक्वल टू, यहाँ पे इसने दे रखा है कैपिटल डब्ल्यू, तो मैंने क्या कर दिया इसको, ये आ गया वैल्यू, इस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 को रखता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल को डब्ल्यू रख दिया तो कैपिटल डब्ल्यू एल बाई 8, करेक्ट है। ये पहला केस दे रखा है, ये दूसरा केस दे रखा है। ये दोनों का रेशियो पूछा है 1/2, 1 ये वाला क्या है डब्ल्यू एल बाई 4, ये क्या है डब्ल्यू एल बाई 8, कितना बताया आंसर, आंसर है 2, मैच कर लो, आंसर क्या है 2 आंसर है बी, 60 में बी, समझ गए। पहला केस अपन को सबको पता है, यही बनता है BMD डब्ल्यू एल बाई 4। दूसरा केस अपन को ये स्मॉल डब्ल्यू देता है तो अपन को पता है ये बनता है, सबको पता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, ठीक है। अपन ने क्या किया, इसने कहा कि जो टोटल लोड है ना वो
W है, W किलो न्यूटन है, तो स्मॉल w रखते हैं अपन WL² वेट में, तो WL इक्वल टू कैपिटल W रख दो, फिर दोनों का रेशियो निकालना है, फिर कुछ नहीं है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन है इन ए मोर सर्कल ऑफ सिग्मा टाउ प्लेन, ठीक है, इसमें सिग्मा और इसमें टाउ बता रखा, क्या है, द वर्टिकल डायमीटर रिप्रेजेंट्स। देखो अपने मोर सर्कल पढ़ा है, ये टाउ होता है, ये सिग्मा स्ट्रेस होती है, ठीक है। मोर सर्कल आपने पढ़ा है सोम में ना, सोल मैकेनिज्म ही पढ़ा है, तो ये आपको पता है ये स्केल ऐसे होती है और ये कुछ सर्कल कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। अब ये कह रहा वर्टिकल जो होता है, वर्टिकल ये वाला, ये सिग्मा, ये होता है सिग्मा 3, ये होता है सिग्मा 1, ठीक है। जो वर्टिकल डायमीटर ये वाला पॉइंट है ना, ये किसको शो करता है, ये क्या आता है, ये आता है मैक्सिमम टाउ मैक्सिमम, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ये पूछ रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। आंसर आ गया 61 में ए। समझ गए क्वेश्चन क्या पूछा है, समझ गए ना, क्या पूछा है, वर्टिकल डायमीटर रिप्रेजेंट्स, तो वर्टिकल ये वाला जो है ना, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये करता है टाउ मैक्सिमम को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना द शियर, क्वेश्चन पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना द शियर डायग्राम फॉर ए कैंटिलीवर बीम, ठीक है। एसएफडी पूछ रहा है, कैंटिलीवर बीम है लेकिन लोड कहाँ लग रहा है, एट ए फ्री एंड, ठीक है। क्वेश्चन अपना कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, फ्री एंड पे लोड लग रहा है कंसंट्रेटेड लोड, आपने पढ़ लिया होगा इसलिए मैं डायरेक्ट पूरा क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन है अपना, यहाँ W लोड लगा रहा है, तो बताओ इसका एसएफडी क्या बनेगा, तो मुझे बताओ, ऐसा कुछ नहीं बनेगा, पूरे में लोड W वही है, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन क्या आ जाएगा, W बना दो, यही बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव वो जो भी मैटर है ना, वो अपने आप बन जाएगा, है ना। बस ये शेप पूछिए इसने, तो पॉजिटिव नेगेटिव का कुछ है ही नहीं, तो शेप क्या हो गई, ये आ गई रेक्टेंगुलर, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया इसका बी, 62 में बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिफ्लेक्शन, क्वेश्चन पढ़ो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना द डिफ्लेक्शन of the free end of a cantilever beam having a concentrated load W at mid span is given by। अपन से पूछा है कि कैंटिलीवर बीम है, लोड कहाँ लग रहा है ये ध्यान रखना है, ये मिड स्पान पे लग रहा है, और अपन से पूछा क्या है, डिफ्लेक्शन पूछा है फ्री एंड का। क्वेश्चन नंबर 63, ये तो आपको कुछ स्टैंडर्ड होंगे, याद होंगे, उससे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ये इसने ये पूछा है, यहाँ पे W, ये L/2, ये L/2, और ये अपन से ये पॉइंट अगर A है, ये पॉइंट अगर C है, ये पॉइंट B है, तो अपन से डेल्टा B आंसर पूछा है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये तो आपने पढ़ा है, यहाँ W लग रहा है, तो इस फ्री एंड पे है ना, ये बताओ डेल्टा क्या ये होता है, WL³ 3EI, ठीक है, और थीटा क्या आता है, WL²/2EI। ये तो आपको याद है, ये तो याद है ना आपको, ये फॉर्मूला, ये तो डिफ्लेक्शन आपको सर ने अच्छे से पढ़ा है, ये तो आपको पता है, ये डिफ्लेक्शन जो अगर फ्री एंड पे कैंटिलीवर पे फ्री एंड पे लग रहा हो तो डिफ्लेक्शन एंड स्लोप क्या आती है फ्री एंड पे, ये आपको फॉर्मूला पता है। तो चलो ये क्वेश्चन अपन करते हैं यहाँ से। यहाँ पे बताओ, पहले तो क्या करता हूँ मैं, ऐसे कर लेता हूँ इसको यहाँ पे आएगा डिफ्लेक्शन यहाँ तक का, ठीक है, इसको यहाँ तक का डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ तक का डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। फिर ऐसे कर लेता हूँ, तो यहाँ तक का डिफ्लेक्शन बता दूँ पहले तो मैं, इस पॉइंट C डेल्टा C का डिफ्लेक्शन बता दूँ, और प्लस फिर इसको स्लोप से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या काम करूँ, डिफ्लेक्शन यहाँ तक का डिफ्लेक्शन बताऊँ, क्या जाएगा, WL/2 का क्यूब डिवाइड बाई 3I, ठीक है, जाएगा डेल्टा C का, करेक्ट है। अब मैं डेल्टा B का बताऊं तो क्या जाएगा, ये तो डेल्टा C प्लस थीटा ऑफ C मल्टीप्लाई बाई L/2,
करेक्ट कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, ये बताओ मुझे आप। डेल्टा सी मुझे पता है इस फॉर्मूले से, सेम का सेम देखो ये फॉर्मूला मैंने यूज किया, यहाँ पे क्या होगा एल की जगह L/2 हो गया, ठीक है। और आगे जो यहाँ तक का जो डिफ्लेक्शन आया वो ठीक है, और यहाँ का जो स्लोप आएगा ना, स्लोप आगे मैंने इस पे क्या टेंजेंट खींची है तो सेम स्लोप है, वो स्लोप उस स्लोप को मैं आगे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं इसकी लेंथ से, तो उनको टोटल डिफ्लेक्शन पता चल जाएगा। तो ये मैं रख दूं यहाँ पे, है ना। तो थीटा सी बता दो यहाँ पे, थीटा सी क्या आ जाएगा W/L/2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2EI। रख दो आप इसको वैल्यूज को, है ना। ये वैल्यूज रख दी मैंने WL3 ना, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ 8 3 24, ठीक है, प्लस WL स्क्वायर, ये L स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ गया 8EI मल्टीप्लाई बाई L/2। ये कितना आ गया, ये आ गया, इसको सोल्व कर लो, ये आ जाता 5/48 5/48 WL3/EI। तो आंसर इसमें मैच कौन सा आ गया, ये मेथड कौन सा है पहले तो ये बताओ मुझे। ये सुपरपोजिशन मेथड है, सर ने आपको पढ़ाया होगा कि एक से अपन को स्टैंडर्ड कुछ याद रख लिए, फिर अपन को दो पार्ट को जोड़ना होता है ना, वही सुपरपोजिशन मेथड होता है। तो अपन ने यहाँ तक का कर लिया डिफ्लेक्शन, है ना, प्लस आगे का जो यहाँ तक का स्लोप लिया उसको अपन ने क्या किया लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो या डेल्टा सी है ना, यहाँ का स्लोप मल्टीप्लाई बाई इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर क्या आ गया अपना 5/48 WL3/EI। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया सी, 63 में सी। ये तो डिफ्लेक्शन सर ने आपको पढ़ाया है ना। सुपरपोजिशन सबसे इजी मेथड होता है डिफ्लेक्शन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ऑफ द सर्वल प्रिज्मेटिक बीम ऑफ इक्वल लेंथ and of same material, the beam that can carry maximum load in flexure is the one having maximum। ये कह रहा है कि मटेरियल सेम है, ठीक है, मटेरियल सेम है और लेंथ सेम है ना। बीम, कुछ बीम की कंपैरिजन कर रहा है, मटेरियल सेम है और उसका लेंथ सेम है। कह रहा कि फ्लेक्सर में बेंडिंग में कौन सा बीम जो है ज़्यादा लोड कैरी करेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 64। फ्लेक्सर या बेंडिंग में अपन ये लिख सकते हैं M = सिग्मा मैक्सिमम इंटू Z। करेक्ट बात है ही नहीं है, ये बताओ मुझे, ठीक है। ये क्या होती है, ये कॉन्स्टेंट होता है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो जो किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ M प्रोपोर्शनल टू Z। ये जो है ना, जो बेंडिंग मोमेंट है वो किस बेंडिंग मोमेंट किस पे डिपेंड करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ Z पे डिपेंड करेगा, सेक्शन मॉडुलस पे डिपेंड करेगा, सेक्शन मॉडुलस। ऑप्शन में दिख रहा है कहीं आपको सेक्शन मॉडुलस 64 में सी। इसने फ्लेक्सर बोला ना, ये फ्लेक्सर इसलिए मैंने बेंडिंग लगाया, फ्लेक्सर बोला ना, फ्लेक्सर या बेंडिंग, ठीक है। तो अपना आंसर हो गया 64 में सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली सीधा पूछा है, एक अपन को पूछा है, क्या है, SSB है, ठीक है, लोड लगा रखा है इस पे, पॉइंट लोड इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है, और अपन से पूछा है कि डिफ्लेक्शन क्या होगा मिड पे ही, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है वही, अपन से वो वैल्यू पूछी है। तो ये तो बिल्कुल सीधा फॉर्मूला पूछ लिया स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया इसका WL3/48EI, ठीक है। तो आंसर आ गया 65 में सी। ये याद होगा आपको, मैंने बता दिया है ऑलरेडी, सर ने आपको बताया होगा। ये तो फॉर्मूला सीधा यहाँ W है, मिड स्पान पे लगा है ना, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये स्लोप आती है, ये थीटा और ये थीटा, बस साइन में डिफरेंस है, एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड आता है थीटा ए और थीटा बी वो सेम आता है। वो कितना आता है WL2/16EI। और ये सी जो पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है डेल्टा सी, वो कितना आता है WL3/48EI, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया अपना, आंसर आ गया सी, ठीक है। वैसे ही इसका जो है लोडिंग चेंज होती है ना, UDL हो तो उस केस में भी हो सकता है, वो स्टैंडर्ड है, मैंने आपको बता दिए, ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं से, और क्वेश्चन फिर से आएगा तो मैं फिर से आपको बता दूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक कंसंट्रेटेड लोड W एक्ट एट द सेंटर ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है।
एस एस बी है, लेंथ एल है, वहाँ पे डब्ल्यू सेंटर पे इस पे लग रहा है, ठीक है। इफ द लोड इज चेंज टू यू डी एल, ठीक है, और द एंटायर स्पान, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था जिस पे सेम क्वेश्चन था, बस डिफरेंस यही था कि उसने जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का रेशियो पूछा था, इसने अब इस बार पूछ लिया मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का। तो अपन को दूसरा केस आ गया ना, मैं कह रहा था मैं बता दूंगा आपको। ये केस है, ये अभी वाला थोड़ी देर पहले वाला केस, एक तो W लग रहा है, तो ये थीटा क्या आता था, ऐसे केस में थीटा आता था W_L²/16EI, और जो मैक्सिमम डेल्टा मैक्सिमम आता है वो आता है WL3/48EI, ठीक है। दूसरा केस अपना SSB सेम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे UDL लग गया, ठीक है, जो कि कैपिटल W है जो कि किलो न्यूटन में, तो इसमें लेंथ L है, तो कैपिटल W इक्वल टू स्मॉल WL, ठीक है। जो फॉर्मूला अपना ये ऐसे ही सेम का सेम, इसमें थीटा जो है वो क्या आ जाएगा, वो स्मॉल WL3/10⁴EI, और जो डिफ्लेक्शन है मैक्सिमम वो भी इसी मिड पॉइंट पे आता है, इसमें भी मिड पॉइंट पे आता है, ठीक है, वो आता है अपना WL⁴ ये आता है 5/384, तो यहाँ पे आता है अपॉन EI, ये आता है फॉर्मूला, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो अपन को A∑1 ये वाला केस है, ये केस है, अपन दोनों को इनका रेशियो बताना है। लेकिन अपन क्या करना है, टोटल कैपिटल W के टर्म में रखना है ना, तो मैं क्या करूँ, कैपिटल W इक्वल टू स्मॉल WL ये रख दूँ, इधर में करके रख दूँ, क्या आ जाएगा 5/384 कैपिटल WL3/EI, ठीक है। अब मैं डेल्टा मैक्सिमम 1 डिवाइड बाई डेल्टा मैक्सिमम 2 कर दूं, ठीक है, कर दूं, WL3 ये चीज़ें दोनों EI ये दोनों कट जाएंगी, ये दोनों सेम रेशियो में कटेगी, तो मैक्सिमम डेल्टा मैक्सिमम 1 डिवाइड बाई डेल्टा मैक्सिमम 2, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 1/48, ये क्या आ जाएगा 5/384, तो ऊपर में चल जाओ, इसको काट दो, ये आ गया 8, तो यह है 8/5, ठीक है, जो कि आंसर अपना आ रहा है डी 66 में आंसर डी। तो मैंने दोनों केस में, अगर आपको ये याद होगा, ये याद होगा, ये याद होगा, तो आप कुछ नहीं है, बस दोनों का फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है, दोनों का रेशियो निकालना है और कुछ नहीं है। रेशियो क्या है, दोनों भाग देना, तो आप कम कर ही सकते हैं, डिवाइड तो कर ही सकते हैं। बस डायरेक्ट फॉर्मूले आपको ये याद रखने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड है तो देखो स्टैंडर्ड तो याद रखने ही पड़ेंगे। SSB के दोनों केस लोडिंग, अगर सेंट्रल लोडिंग हो या फिर UDL हो, है ना, और एक जो है ना कैंटिलीवर है, उसी केस में दोनों लोडिंग, वो ये चीज़ें कम से कम मिनिमम ये चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो आंसर हो गया अपना 67 करो। द इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द टू स्प्रिंग ऑफ द स्टिफनेस S1 एंड S2 joined in series is given by, देखो स्टिफनेस दे रखी है S1 और S2, दो स्प्रिंग अपने पास, किस वो जो अपना करेक्शन है वो कौन सा है, सीरीज है ना। 67 क्वेश्चन नंबर, सीरीज, पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, दो अगर आप स्टेपनेस अपन को S1 और S2 दे रखी हैं, तो जो सीरीज में जोड़ो तो 1/S1 डिवाइड बाई 1/S2। पैरेलल में क्या होता है, वो जाएंगी जुड़ जाएंगी सीधे सीधे S1 प्लस S2। इस बार सीरीज पे है, नेक्स्ट टाइम आपको पैरेलल पे आ जाएगा, तो आप पैरेलल में सीधे सीधे याद रखो, सीरीज में दूसरा एक ही याद रखो, दोनों याद रखने जाओगे तो कंफ्यूजन वाली जो भी चीज़ हो ना, कभी भी आप दोनों कभी मत याद करो, एक याद करो सिर्फ और सिर्फ। मैं क्या करता हूँ, पैरेलल याद रखो, इसमें S1 प्लस S2 तो हो गया, इसको अब थोड़ा सा इजी, इसको सोल्व कर लो, S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, ठीक है। ये आता है इसमें 1/S=2 आता है, ठीक है। अब ये मैंने डायरेक्ट बता दिया, ये बता दिया मैंने, S निकाल के आपको बता दिया है, ये 1/S=1 1/S1 प्लस 1/S2, ठीक है। जो बर्की हो जाती है, इससे S निकालो, क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेके आप निकाल लो, S1 S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2, ठीक है। तो लिखना आपको ये याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है ऐसे 1/S=1 1/S1 प्लस 1/S2, ठीक है। इसमें सीधे सीधा ऐड हो जाता है, तो S=S1 प्लस S2। तो आंसर कौन सा आ गया अपना, आंसर आ गया 67 में A। ऐसे याद रखना है, न कि ऐसे, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो। बकलिंग लोड, पहली बात बताओ, बकलिंग लोड है ना, ये किसकी बात कर रहा है, कॉलम की बात कर रहा है ऑब्वियसली। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यूलियर लगेगा, यूलियर लगेगा ना, ठीक है, तो यूलियर लगेगा, तो रिंगाइंग नहीं लगेगा, या ये गलती यहाँ से ही कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बकलिंग लोड फॉर एन एक्चुअली लोडेड कॉलम विद बोथ एंड फिक्स्ड, ठीक है, बोथ एंड फिक्स्ड है, तो इसमें आपको एल इफेक्टिव देखना है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, बकलिंग इसका फॉर्मूला बताओ। पी क्रिटिकल क्या होता है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइड बाई एल इफेक्टिव स्क्वायर, ठीक है। बोथ एंड फिक्स्ड है, तो इसमें एल इफेक्टिव बताओ मुझे क्या होगा, क्या होगा, वैल्यू याद रखनी है आपको। तो ये तो आपको सर ने पढ़ाया होगा अच्छे से, वहाँ पे सब सारे केस आए होंगे। बोथ एंड फिक्स्ड है, बोथ एंड हिंज्ड है ना, एक एंड जो हिंज्ड है और दूसरे साइड से वो फिक्स्ड है, तो क्या होगा, एल इफेक्टिव की वैल्यू, जो अपन भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, एल इफेक्टिव पे ही सीधा क्वेश्चन आ चुका है, तो वैल्यू L/2 रख दिया है यहाँ पे, ठीक, रख दो L/2। ये क्या रखा जाएगा, पाई सही बात है नहीं, L/2, एल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा वो ऊपर चल जाएगा 4, तो आंसर आ जाएगा अपना सी, 68 में सी, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आसान सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला है, बस वैल्यू रखो, आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये फिर से इसकी डेफिनेशन पे ये आ गया, पॉइसन रेशियो की, है ना, डेफिनेशन क्या, पॉइसन रेशियो क्या डिफाइन कैसे किया जाता है पॉइसन रेशियो को, ये है अपना आंसर हो गया इसमें, ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइड बाई एक्सियल स्ट्रेन, पॉइसन रेशियो म्यू इक्वल्स टू ट्रांसवर्स स्ट्रेन डिवाइड बाई एक्सियल स्ट्रेन, आंसर आ गया 69 में सी। डेफिनेशन पे पूछा ना, तो ये डेफिनेशन इसका फॉर्मूला है, तो ये ऐसे हो जाता है। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, ये थिन सिलेंड्रिकल सेल पे क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो पढ़ो क्वेश्चन को। इन ए थिन सिलेंड्रिकल सेल द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू हुप स्ट्रेस, तो दोनों का फॉर्मूला आपको पता हो, दोनों रेशियो हो जाएगा। तो चलो, जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, एक है हुप स्ट्रेस, दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। हुप स्ट्रेस आता था PD/2T, ये आता है PD/4T, ठीक है। T जो होती है थिकनेस होती है, P जो होता है प्रेशर होता है, और D जो होती है उसकी डाया होती है ना, ये आपको T थिकनेस, D डाया, P प्रेशर, और ये स्ट्रेस है, ये H फॉर हुप स्ट्रेस और L फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। इसने रेशियो किसका, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड बाई हुप पूछा है, तो सिग्मा L डिवाइड बाई सिग्मा H, बहुत जगह है ना, ये रेडियस की टर्म में भी लिखा है, तो ये रेडियस को 2r रख दो, तो वो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा इसकी जगह, तो वो लिखने का तरीका कुछ नहीं है, डिवाइड कर दो, किया, बताओ कितना आएगा, ये आ जाएगा, ये इसका दुगुना ना, तो ये वैल्यू आ गई 0.5, ठीक है, ये कम है वैल्यू 0.5, आंसर आ गया ए। तो आपको अलग अलग दोनों याद होने चाहिए, आपको डायरेक्ट ये रेशियो याद नहीं होना चाहिए, आपको ये दोनों अलग याद होने चाहिए, फिर तो इसके बारे में पूछे या इसके बारे में अलग से पूछे या रेशियो पूछे, कुछ ही पूछे, आपको पता है, ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको पता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल सेल में। चलो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, द ग्रेड ऑफ ए कॉन्क्रीट M20 का मीन, 20 का मीन यही पूछा क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा है, तो द ग्रेड ऑफ ए कॉन्क्रीट M20 मीन्स दैट, है ना, FCK जो है वो 28 दिन बाद कितनी होगी, इसका मतलब क्या होता है, देखो M20 का मतलब कि इसकी स्ट्रेंथ जो है ना FCK, वो कितनी है, वो होगी 28 दिन के बाद। अपन टेस्ट कर रहे हैं क्यूब का, जो वो देखिए उसने डेटा क्यूब का साइज भी दे रखा है, तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछे ना, तो क्यूब का साइज क्या होता है, 150 mm होता है, या फिर 15 सेंटीमीटर, जो दे रखा है, इसने दे रखा है ना 15 सेंटीमीटर, देखो क्वेश्चन को ये इस हिसाब से बनाता है पूरा अच्छे से, तो इसका आंसर क्या होता है, ये इसकी स्ट्रेंथ होती है, वो FCK वैल्यू होती है 20, M20, M4 मिस डिजाइन के लिए जो 20 है वो इसकी FCK होती है, तो इसमें FCK कितनी होगी 20, तो 20 MPa या न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो आंसर अपना देख लो, वो आंसर आ गया सी, 71 में सी, ठीक है, 71 में सी, 72, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 72, यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट ए मैसिव कॉन्क्रीट डैम, द टाइप ऑफ सीमेंट यू विल यूज, आप डैम बना रहे हैं, है ना, मैसिव कॉन्क्रीट डैम बना रहे हैं, तो बताओ कौन सा सीमेंट काम में लेंगे, सीधी सी बात है ना, डैम बनाएंगे तो
अपन को उसमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए। क्रैक्स होंगे तो क्या होगा, क्रैक्स होंगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकल जाएगा ना, क्रैक्स होगा तो वो लीकेज होगा। कौन से में होंगे, ऐसी सीमेंट कौन सी होगी जिसमें क्रैक्स कम हो, किसमें हीट कम निकले, तो लो हीट सीमेंट। आंसर आ जाएगा अपना लो हीट सीमेंट, सी 72 में, सी। एक याद ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मास कंक्रीटिंग, जब भी मास कंक्रीटिंग करें तो कौन सी सीमेंट यूज करते हैं, तो उसमें मास कंक्रीटिंग के लिए आप याद रखो, मास कंक्रीटिंग के लिए करते हैं लो हीट सीमेंट। और बाकी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन 2013 में आया है, जो सेकंड पार्ट में हो गया, पहले पार्ट में हो गया, सिमिलर क्वेश्चन पूछा था, वो उसमें पूछा था अर्जेंसी के लिए कि जल्दी से अपन को काम निपटाना है तो कौन सी सीमेंट करेंगे, तो उसमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट आंसर था। तो मैंने पर्पज सबका बताया था अलग अलग, इसमें लोइड सीमेंट वहां पे भी बताया था, यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया कि मास कंक्रीटिंग के लिए लोइड सीमेंट यूज करते हैं, कि इसमें क्योंकि खास करके डैम जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उसमें लीकेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हीट उसमें कम निकलती है लोइड सीमेंट में। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ो। द ऑब्जेक्ट ऑफ क्योरिंग इज नॉट टू, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सारे पढ़ो। इसका ऑप्शन, इसका जो है ऑब्जेक्ट क्या नहीं होता, क्योरिंग क्या, क्योरिंग होता क्या है, क्योरिंग क्या आपको पता है, जेट जो जूट बैग या फिर जो सीधा सीधा वाटरिंग या पॉन्डिंग करते हैं, है ना, किसका, कंक्रीट का पूरा उसका जो है कंक्रीटिंग करने के बाद में, है ना, क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि जो मॉइस्चर जो है वो लूज ना हो हाइड्रेशन के टाइम पे, ठीक है, जो इवेपोरेशन से लॉस ना हो, अगर वो नहीं ये मॉइस्चर बाहर निकलेगा तो क्रैक्स, है ना, श्रिंकेज नहीं होगा, क्रैक्स नहीं आएंगे। तो देख लो ये अपना मोटिव है। अब देख लो कौन से इसमें ऑप्शन में देखते हैं। पहला है ऑप्शन प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन, ये है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, है ना, ये होता है इसका ऑब्जेक्ट। दूसरा है रिड्यूस द श्रिंकेज, बिल्कुल सही बात है, ये भी नहीं होगा अपना आंसर। द प्रिजर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, सही बात है, ये भी नहीं होगा आंसर अपना। लास्ट है रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, नहीं, ये पर्पज नहीं होता, अपन स्ट्रेंथ थोड़ी ना इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं, अपन रिड्यूस थोड़ी ना करना चाहते हैं, है ना, वैसे इसे हम कर भी नहीं सकते, तो आंसर होगा अपना डी, 73 में डी, ठीक है। अपन बचा हो रहे हैं कंक्रीट को, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 लास्ट क्वेश्चन है अपना, चलो पढ़ो। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ए ओपीसी सीमेंट, ओपीसी सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, 10 आवर्स। तो ठीक है, आंसर क्या हो गया, 30 मिनट बी। चलिए अपना यहाँ तक का, आज का यहीं तक का होता है, इसको अपन आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.